हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। आई होप आप सब लोग बहुत 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 खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, घर वालों की गालियाँ सुन रहे होंगे। और बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबका हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो आइए हम लोग करते हैं स्टार्ट। एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि एरेनाज का मतलब क्या है। तो एरेनाज का मतलब होता है एरिया, है कि ना। तो फिर इसको एरेनाज क्यों बोला गया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, बल्कि ये जो कोल्ड वॉर की कन्फ्लिक्ट है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ये पूरे दुनिया में फैल जाएगी और अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगह पर लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी इनडायरेक्टली बिटवीन द टू सुपर पावर्स। कैसे, वो हम लोग इसमें देखेंगे। आइए देखिए, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम लोगों ने पढ़ा। जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का टाइम पीरियड क्या था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस was only one of the several crises that occurred during the Cold War। ये बोल रहा है कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही हुई इतने बड़े टाइम पीरियड में। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है हमारे पास। कोल्ड वॉर जो है ये 1945 से लेकर 1991 तक चलेगी, हाँ कि ना। और अगर इतने बड़े टाइम पीरियड में क्या सिर्फ और सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ था कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के सामने आए थे, ये और भी कुछ हुआ था। ठीक है, आइए उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में ये दोनों सुपर पावर्स आपस में लड़ने के लिए आ रही है, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वॉर। मतलब क्या, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा था कि ये लोग दोनों डायरेक्टली लड़ पड़ेंगे अब, हाँ कि ना। इसी तरीके से और भी जगह पर और भी अलग अलग एरियाज में और भी अलग अलग एरेनाज में ये दोनों के दोनों पावर जो है इनडायरेक्टली आमने सामने आती है। कैसे, देखते हैं। The two superpowers were poised for direct confrontations in Korea, 1950 to 53, Berlin, the Congo, and in several other places। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही एक पॉइंट था जहां पर ये दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ रही है, बल्कि और भी टाइम पीरियड थे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमें कोरिया का एग्जांपल दे रहा है। कोरिया आप लोगों को पता है, कोरिया पेनिनसुला है कि ना। नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है, साउथ कोरिया यहाँ पर है। होता क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में बनती नहीं है, ये पूरा की पूरा कोरियन पेनिनसुला है ये। ठीक है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, ना नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया के साथ, ना साउथ कोरिया की नॉर्थ कोरिया के साथ। प्लस दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी। नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म सोशलिज्म वाली, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वाली। ठीक है, साउथ कोरिया की आइडियोलॉजी थी कौन सी, कैपिटलिज्म वाली, कैपिटलिज्म वाली। इसका मतलब दोनों की आइडियोलॉजीज अलग है, हाँ कि ना। जब इन दोनों की लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाएगी तो नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट के लिए आ जाएगा यूएसएसआर। क्यों, क्योंकि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या है, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म ही तो है, हाँ कि ना। उसी तरीके से जब कैपिटलिज्म, जब साउथ कोरिया की लड़ाई हो जाएगी नॉर्थ कोरिया के साथ और यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में आ जाएगा, तो साउथ कोरिया के सपोर्ट में आ जाएगा फटक से कौन, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्यूबा में लड़ाई नहीं हो रही है यूएसए और यूएसएसआर की, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को हराने में इतने ज़्यादा मगन हो चुके हैं कि अगर किसी और की भी लड़ाई हो रही है तो ये लोग सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इसका पार्ट है, साउथ कोरिया इसका पार्ट है, यानी कि ब्लॉक का पार्ट है ना। नॉर्थ कोरिया किसका पार्ट होगा फिर, वॉर्सो पैक्ट का। साउथ कोरिया किसका पार्ट होगा, नेटो का। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से सेम चीज़ कब होती है, सेम होता है जब सेम होता है बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, उसके बारे में देखेंगे हम लोग अगले पेज में। कॉन्गो में 1960s में यही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों सुपर पावर्स है, ये पूरी दुनिया में जहाँ पर भी लड़ाई हो जाएगी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस शो करने के लिए, और ये बताने के लिए कि दूसरी सुपर पावर से मैं ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, आगे आते। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो क्राइसिस हो रही है ना, चाहे वो कॉन्गो क्राइसिस हो, चाहे वो वियतनाम क्राइसिस हो, चाहे वो कोरियन क्राइसिस हो, चाहे वो बर्लिन क्राइसिस हो, चाहे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो। ठीक है, ये सारे की सारी लड़ाइयाँ होने के बावजूद क्या नहीं हुआ, बड़ी लड़ाई नहीं हुई, यानी कि हॉट वॉर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे ये दोनों के दोनों सुपर पावर्स क्या फॉलो करते थे, दे यूज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस।
क्या यूज करते थे लोग? लॉजिक ऑफ डेटरेंस फॉलो करते थे। अब क्वेश्चन है कि ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? इन दोनों सुपर पावर्स को पता था कि भाई सामने वाला भी मेरे जितना ही पावरफुल है। यूएसए को पता है कि यूएसए मेरे से जितना पावरफुल है ना, मैं इसको हरा तो सकता हूँ, लेकिन इसको हराने का मतलब मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि इसके पास भी उतने वेपन्स है ना। हो सकता है कि इस लड़ाई में मैं जीत जाऊँ, हो सकता है, लेकिन ये क्या कर देगा? ये मुझे तबाह कर देगा, और मेरी सोसाइटीज़ तबाह हो जाएगी, मेरी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी, मेरी कंट्री तबाह हो जाएगी, और ऐसी कंट्री का क्या करेंगे जिसमें रूल करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? इन लोगों ने लॉजिक इस्तेमाल किया, इन लोगों ने बोला कि भैया डायरेक्टली तो हरा नहीं सकते, इनडायरेक्टली कोशिश करते, वियतनाम वॉर में, कोरियन वॉर में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, और कौन सा, बर्लिन क्राइसिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस फॉलो करते थे ये लोग। इन दोनों को पता था कि सामने वाले की क्षमता कितनी है, इस वजह से कभी भी डायरेक्ट वॉर में नहीं आते थे। पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये। When we talk about arenas of the Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits। ये बोल रहा है कि अगर कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हम लोग एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर में एरेनाज उसको बोला गया, उन एरियाज को बोला गया है जहां पर ये दोनों सुपर पावर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने आते हैं, है ना। दोनों के अलायंसेस एक दूसरे के सामने आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट होता है, वॉर्सो पैक्ट होता है। ठीक है, इधर से इनकी मिलिट्री आई है, इधर से इनकी मिलिट्री आई है, लेकिन क्योंकि ये लोग लॉजिक ऑफ डेटरेंस को फॉलो करते थे, इन लोगों को पता था कि भैया लड़ाई नहीं करनी है ना। और इतनी बार आमने सामने आने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस, दैट दे न्यू दैट द पावर विच इज अगेंस्ट देम इज मच मोर पावरफुल एंड कैन compete विद देम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो नाटो वर्सेस वॉर्सो पैक्ट होता है, मतलब दोनों के दोनों अलायंस सिस्टम्स आते हैं, मिलिट्री बिल्डअप्स होती है, आपस में लड़ाई होने की संभावना होती है, लेकिन लड़ाई नहीं होती, है ना। और इसी वजह से अपन क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे एरियाज को देख रहे हैं हम लोग कोल्ड वॉर में, जहाँ पर लड़ाई होने की संभावना थी लेकिन नहीं हुई। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये देखिए, ये नॉर्थ कोरिया, ये चाइना दिख रहा है आप लोगों को, ये कोरियन पेनिनसुला है पूरा के पूरा। ठीक है, और ये नॉर्थ कोरिया है आधा। ठीक है, और नीचे वाला साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अटैक करा था साउथ कोरिया पे। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल आप लोगों को दिख रही है सियोल। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है, जो कि यहाँ पर दिख रही है हम लोगों को। और इनके सपोर्ट में कौन आता है? USSR आता है। ठीक है, और यहाँ से इनके सपोर्ट में कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से ये बर्लिन है हमारे पास। ठीक है, बर्लिन हमें पता है, बर्लिन वॉल बनी हुई थी बीच में, आगे ना। तो ये ईस्ट बर्लिन जो था USSR के अंडर में था, है ना, और वेस्ट बर्लिन जो था वो वेस्ट के अंडर में था, आगे ना। वेस्ट पावर्स कौन सी हमारे पास? ब्रिटिश है, अमेरिका है, फ्रेंच है, आगे ना। तो जब इनकी आपस में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई मतलब क्या? मिलिट्री बिल्डअप्स वगैरह होता है, लेकिन हॉट वॉर नहीं होती है, वर्ल्ड वॉर 3 कॉज नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है, टाइम पीरियड्स याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि पेपर में आता है। आगे बोल रहा है टेंशंस इन द एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, क्या किस बात की टेंशन थी? टेंशन मतलब वो वाली टेंशन नहीं है, मतलब टेंशन इस बात की है कि क्या होने वाला है, और अगर जंग छिड़ गई तो क्या हो सकता है, इस बात की टेंशन है। देखिए क्या बोल रहा है ये। A great many lives were lost in some of these areas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities। ये बोल रहा है कि कोरियन वॉर हो, अफगानिस्तान का वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, या फिर कोई भी हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कोरियन वॉर की बात लें, वियतनाम वॉर की बात लें और अफगानिस्तान वॉर की बात लें, तो इसमें हुआ क्या था? इसमें दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ रही है, लड़ाई भी हो रही है, बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जान गंवा रहे हैं, बहुत सारी इंजूरीज आ रही है, लेकिन दोनों के दोनों सुपर पावर्स ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। द न्यूक्लियर वेपन्स, द न्यूक्लियर पावर वॉज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? वियतनाम में, अफगानिस्तान में, कोरिया में बहुत सारे लोग मरे, लेकिन दुनिया ने क्या नहीं देखा? न्यूक्लियर वॉर नहीं देखा। ठीक है, इतनी बड़ी ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़ का मतलब क्या? ग्लोबल दुश्मनी थी ना, दो अलायंस सिस्टम के बीच में, नाटो का सिस्टम, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट का सिस्टम, इन दोनों में क्या हॉस्टिलिटीज़ है, दुश्मनी है, राइवलरी है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद क्या नहीं देखने को मिलता हम लोगों को न्यूक्लियर वॉर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा। इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स वर रिपोर्टेड। ये बोल रहा है कि कुछ केसेस में हम लोगों को ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स दिखता है ना। मतलब क्या? मतलब नाटो की आर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा आर्मी
आ गई है लड़ाई करने के लिए, वॉर्सो पैक्ट की आर्मी आ गई है, बहुत सारी आर्मी आ गई है लड़ाई करने के लिए, लेकिन दोनों आपस में क्या नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे। G2 लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, इन मेनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स कुड नॉट बी सस्टेन्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये बोल रहा है कि बहुत सारे सिचुएशन में, अब देखो जब दोनों की मिलिट्री आ रही है, इधर से इसकी आ रही है, उधर से उसकी आ रही है, ठीक है, अब दोनों को पता है कि अगर वॉर छिड़ गई, ठीक है, और दोनों में से एक का भी दिमाग घूम गया तो क्या करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, है कि ना। तो लास्ट में चीज़ क्या आती है कि भैया बातचीत करके शांत बिठा लो, ना, कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना। जब आप लोग लड़ाई वगैरह करते हो, स्कूल कॉलेज के बच्चे, ठीक है, तो क्या करते हैं, लठ लेके आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब पता लगता है कि सामने वाला भी ताकतवर है ना, हमारी भी पिटाई हो सकती है, तो भाई बैठ के बातचीत कराई जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है, यही होता है ना। ठीक है, उसी तरीके से नाटो और वॉर्सो पैक्ट के बीच में जब भी लड़ाई होती थी, ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स होता था, तो ये लोग भी क्या करते थे, आकर बैठते थे, ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि बातचीत, नेगोशिएशंस के थ्रू ये लोग कोशिश करते थे कि मामला सुलझ जाए। लेकिन कई बार उन बातचीत में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती थी, बातचीत में भी ऐसा लगता था कि भाई सामने वाला हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसमें भी क्या बातों की लड़ाई चलती थी। यही चीज़ ये इसमें बताता है। ठीक है, तो नेगोशिएशंस भी कैसा हो, दो सुपर पावर्स है ना, इसको लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसको लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो कैसे होगी, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल द नॉन अलाइंड कंट्रीज प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस। ये बोल रहा है कि कई बार क्या होता था, कुछ कंट्रीज जो इन टू ब्लॉक्स के अंडर में नहीं आती है, एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया है, दो हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न वर्ल्ड में किसका दबदबा है, किसका डोमिनेंस है, यूएसए का। यहाँ पर ईस्टर्न वर्ल्ड में किसका डोमिनेंस है, किसका दबदबा है, यूएसएसआर का, आगे ना। लेकिन कुछ कंट्रीज थी ना जो इन दोनों के ब्लॉक्स का पार्ट नहीं थी, ना ही वो नाटो का पार्ट थी, ना ही सीटो का पार्ट थी, ना ही सेंटो का पार्ट थी, है ना, और ना ही वॉर्सो पैक्ट का पार्ट थी। ऐसी कौन सी कंट्रीज थी, याद आया कुछ, नैम, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड को फर्स्ट वर्ल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूएसएसआर वाले ब्लॉक को सेकेंड वर्ल्ड, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, नैम वाले को थर्ड वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नैम वाली कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती थी, नैम वाली कंट्रीज में इंडिया आता था, नैम वाली कंट्रीज में इंडोनेशिया आता था, इजिप्ट आता था, घाना आता था, यूगोस्लाविया आता था, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम है। तो नैम वाली कंट्रीज जो है, जिनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कोल्ड वॉर में। क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, देखो आप ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे तुम और तुम्हारा भाई दोनों आपस में लड़ रहे हो, ठीक है, जब तुम्हारी लड़ाई एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती है ना, जब थपड़म थार चल रहा होता तुम्हारे आपस में, तो होता क्या, फिर आती है कौन, मम्मी, है ना, मम्मी आती है, और मम्मी क्या कहती है, माँ की कसम तुम दोनों को अगर लड़ गई तू, है ना, मैं मर जाऊंगी, ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, होता है ना ऐसा, है ना। या फिर एंट्री होती है किसकी, बाप की, ठीक है, खतरनाक आदमी, ठीक है ना, लड़के किसी से डरे ना डरे, ठीक है, बाप से जरूर डरते हैं, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, जैसे ही पापा की एंट्री हो गई तो वैसे शांति हो जाती है एकदम, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है, जब ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में निगोशिएशंस भी क्या होते थे, नहीं हो पाते थे, निगोशिएशन नहीं हो पाते थे। तो इन निगोशिएशन नहीं होने की वजह से नैम वाली कंट्रीज क्या करती थी, इन दोनों से बात करती थी और निगोशिएट करवाती थी, है ना, आराम से बिठाती थी, और इस वॉर को ख़त्म करवाने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। अब देखो ध्यान से, एक और चीज़ समझना, हम यहाँ पर सिर्फ नैम की बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोरिया की वॉर के बारे में ये बता रहा है हम लोगों को, है ना, कोरियन वॉर जो था, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लड़ रहे थे आपस में, ठीक है, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, निगोशिएशन नहीं होता है। कब से कब तक चलती है कोरियन वॉर, तो कोरियन वॉर हमें पता है 1950 से लेकर 1953 1952-53 चलती है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पीरियड में इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है, यूएसए और यूएसएसआर किसी बात पे आमादा होने के लिए, शांत बैठने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। फिर एंट्री होती है किसकी, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की, जवाहरलाल नेहरू की। और जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जाते, बात करते हैं इन लोगों से, ठीक है, यूएसए मान जाता है, ठीक है, 1952 के आसपास यूएसए मान जाता है कि ठीक है भैया हमें लड़ाई नहीं करनी, यूएसएसआर नहीं मान रहा,
लेकिन जवाहरलाल नेहरू बार बार यूएसएसआर से के साथ बात करते हैं और 1953 में ये वॉर को बंद करवा देते हैं। यानी कि नैम के मेंबर है जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम, हाँ कि ना। इसका मतलब बाहर वाला जो ग्रुप है जो कि यूएसए या यूएसएसआर का ग्रुप नहीं है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सिर्फ नैम का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूनाइटेड नेशंस भी तो क्या है, ना ही यूएसए का ग्रुप है ना यूएसएसआर का ग्रुप है, आगे ना। तो यूनाइटेड नेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल करेगा, जैसे कि कॉन्गो में करेगा। देखो आगे यही बताएगा ये। इन द कॉन्गो क्राइसिस द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की रोल इन की मिलिट्री रोल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्गो क्राइसिस कब हुई है, 1960s 1960 के दशक में, ठीक है। तो 1960 के दशक में जब कॉन्गो क्राइसिस हो रही थी, जब ये दोनों सुपर पावर्स आमने सामने थे, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन थे, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो कॉन्गो क्राइसिस के टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो इन दोनों पावर्स के बीच में सुलह करवाते हैं और इन दोनों को शांत बिठाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एज द कोल्ड वॉर रोल्ड फ्रॉम वन एरेना टू अनदर द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट वॉज इंक्रीजिंगली एविडेंट। ये बोल रहा है कि जब एक एरिया से दूसरे एरिया में कोल्ड वॉर के ये जो वॉर्स है ये फैलते जा रहे थे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने देखा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहाँ पर हो रहा है, लैटिन अमेरिका में हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बर्लिन क्राइसिस कहाँ पर हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या, कोरियन क्राइसिस कहाँ पर हो रहा है, ईस्ट एशिया में हो रहा है। फिर हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्राइसिस, अफगानिस्तान क्राइसिस कहाँ पर हो रहा है, लगभग सेंट्रल एशिया में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पूरे दुनिया में लड़ाई हो रही है अलग अलग तरीके से, ठीक है। जब पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से लड़ाई हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है वॉर का, है ना, ग्लोबल क्राइसिस बन रही है एक तरीके से। लेकिन लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से हम लोगों को देखने मिलता है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस हम लोगों को समझ में आने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को हराना तो चाहते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लड़ाई के, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है ये, What was the problem then? ये बोल रहा है कि फिर प्रॉब्लम क्या थी, आपस में लड़ के खत्म कर देते सब कुछ, है ना। क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि ये लोग लड़ नहीं रहे, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखना, यहाँ पर लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट लिखा हुआ है। लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट एंड लॉजिक ऑफ डेटरेंस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या था मैंने बता दिया था आप लोगों को, लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट या लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट या डेटरेंस एक ही बात बोलता है कि दोनों सुपर पावर्स को पता है कि भैया सामने वाले में कितना दम है, ठीक है, हरा सकता हूँ मैं सामने वाले को, मेरे में इतनी क्षमता है, लेकिन ये मेरी वाट लगा देगा, ठीक है, और इसी वजह से मुझे लड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे देखिए हो रहा। However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. अब देखो क्या बोल रहा है, दुनिया है, दो हिस्से कर दिए, यूएसए का हिस्सा वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएसएसआर का हिस्सा ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। लॉजिक ऑफ डेटरेंस दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों को पता है कि भैया अटैक कर देंगे तो हमारी भी वाट लगनी है, हम हमारे भी क्या होने, चिथड़े उड़ने, है ना, हमें भी क्या पिटाई होनी है हमारी, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, शांत बैठते हैं। लेकिन इन दोनों सुपर पावर्स को, यूएसए को और यूएसएसआर को, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। और जहां पर ट्रस्ट नहीं होता वहां पर क्या आता है, शक, सस्पिशन। अरे बोलो भैया ऐसे ही होता है ना, नहीं होता ऐसा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कोई दो, आइए ना। अब बॉयफ्रेंड बार बार क्या कर रहा है, फोन छुपा रहा है अपना, ठीक है, और गर्लफ्रेंड को देखने नहीं दे रहा। तो ट्रस्ट तो था, लेकिन अब ट्रस्ट नहीं है क्योंकि फोन नहीं देखने दे रहा, इसका मतलब शक की बीमारी आ गई। उसी तरीके से इन दोनों को ये तो पता था कि शायद लड़ाई ना हो कभी, ठीक है, लेकिन यूएसए तो कभी ना कभी ये सोचेगा ना कि भाई उसने अटैक कर ही दिया तो, है ना, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, सस्पिशन, शक हो जाएगा, आगे ना। और जब शक होता है तो आदमी क्या करता है, आदमी रेडी होता है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, है ना, कि भाई अटैक कर ही दिया तो मैं क्या करूंगा। इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे पे शक नहीं था, इन दोनों ने बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनेशंस, गन्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन वेपन्स, केमिकल वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और इतने बना दिए कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं था। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आगे, इंपैक्ट क्या रहा है इसका, ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स वर मेड टू प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब क्या है, दोनों के पास स्टॉक भरे पड़े, दोनों के पास गोदाम के गोदाम भरे पड़े, आर्सेनल के आर्सेनल भरे पड़े, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये पूरा के पूरा रूम मैंने भर दिया किससे, मिसाइल से,
ठीक है, क्या क्यों? बस इसलिए कि सामने वाला अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वेपन्स होने चाहिए। तो क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, शक था दोनों को एक दूसरे पे, इसी वजह से ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों बहुत सारे ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स को बना के पाइल अप करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, द कंडीशन गेव राइज टू मल्टीपल क्वेश्चंस, और बोल रहा है कि ये वाला कंडीशन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस को रेज करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The logic of restraints and fear of unforeseen situations of war at times brought leaders on negotiating table. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? लॉजिक ऑफ डिटरेंस, कि दोनों को पता है क्या सामने वाला कितना पावरफुल है, और दूसरा लड़ाई होने के बाद तबाही कितनी मच सकती है, ये भी इन लोगों को पता है कि ना। इसी को ये बोल रहा है क्या, अनफोर्सिन सिचुएशंस ऑफ वॉर, कि अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी तो क्या ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी हमें दुनिया में जो अभी तक किसी ने देखी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1945 वाला जापान के ऊपर जो दो बॉम्ब गिराए गए थे उसको याद करो ज़रा सा, हाँ कि ना। कौन सा एक बॉम्ब गिराया था, फैट मैन लिटिल बॉय, हिरोशिमा नागासाकी, याद आया? ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए थे, शहर तबाह हो गए थे, अभी तक तबाह है ना। अभी तक उनके जीन्स में क्या पाए जाते हैं, मतलब उस न्यूक्लियर वेपन के कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, है ना। लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं अभी भी वहाँ पर। ठीक है, मतलब 50, 60, 70 साल निकलने के बावजूद अभी तक उन लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। और अगर इन दोनों की वॉर हो जाती है और दुनिया भर में मिसाइल छोड़े जाते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, तो दुनिया तो ख़त्म ही थी एक तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों को, ये दोनों फॉलो करते थे लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट्स, यूएसए और यूएसएसआर, और ये दोनों के दोनों क्या अनफोर्सिन सिचुएशंस ऑफ वॉर को देखना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, यूएसए और यूएसएसआर की अब मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक टेबल पे आकर दोनों के लीडर्स बैठेंगे और कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ निगोशिएशंस करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स बनाएंगे। क्या करेंगे वो लोग, आइए देखते हैं। The US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. अब इन दोनों ने क्या डिसाइड किया, यूएसए ने और यूएसएसआर ने, इन दोनों ने ये दोनों बैठे और बोला कि भैया देख, तेरे पास भी बहुत ज़्यादा वेपन्स, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वेपन्स, है कि ना। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने वेपन्स को ना थोड़ा लिमिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब अब ये लोग क्या करने वाले, ये लोग अब ट्रीटीज करने वाले हैं। क्या करने वाले, ट्रीटीज का मतलब क्या, संधि, पैक्ट, MOU, है ना। कैसी ट्रीटीज करने वाले ये लोग करेंगे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, है ना। ये लोग कुछ ऐसी संधियाँ करने वाले हैं, कुछ ऐसा पैक्ट करने वाले हैं जिससे ये लोग आर्म को रेगुलेट करे, आर्म को लिमिट करे, है ना। दोनों बोलेंगे कि भैया तेरे पास न्यूक्लियर पावर है, मेरे पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन तू ना 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज़्यादा नहीं बनाएगा और मैं भी 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। बिना बात के हम लोग बनाए जा रहे हैं, है कि ना। तो 6000 तू मेरे चेक कर सकता है आके, मैं तेरे चेक कर सकता हूँ आके। ठीक है, दोनों ने ये कह दिया। ऐसे ही कुछ वेपन्स ऐसे होंगे जिनके बारे में ये लोग बोलेंगे कि भैया इनको तबाही कर देते हैं, है ना तेरे पास होंगे वो वेपन्स, ना मेरे पास होंगे ये वेपन्स। ऐसे ये लोग ट्रीटीज करेंगे जिसकी वजह से लोगों की भी सांस में सांस आ जाएगा कि चलो भैया ये लोग कम से कम एक टेबल पे बैठ के निगोशिएट तो कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का वॉर हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल। और ये बोल रहे हैं क्या, हम लोग क्या करेंगे, स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन करेंगे, है ना। जितने वेपन्स तेरे पास उतने वेपन्स मेरे पास। ठीक है, स्टेबल बैलेंस हो जाएगा वेपन्स का। एक बार स्टेबल बैलेंस हो जाए वेपन्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम लोग करेंगे किससे, आर्म्स कंट्रोल से, है ना। मतलब वेपन्स को कंट्रोल करेंगे, मेरे पास जितने वेपन्स उतने ही तेरे पास वेपन्स। ठीक है, बाई चांस लड़ाई हो जाए तो दोनों के पास सेम वेपन्स है, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग इन द 1960s द टू साइड साइंड 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स विद इन अ डिकेड। और ये बोल रहा है क्या, 1960 के दशक से लेकर 1960s से लेकर आगे तक अगले 10 साल में ये लोग क्या करेंगे, 3 ट्रीटी साइन करेंगे। ठीक है, 1960 से लेकर 1960s से अगले 10 साल 10 ईयर्स में ये लोग 3 ट्रीटीज क्या करेंगे, साइन करेंगे। जब लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सारे के सारे ट्रीटीज भी करने वाले। ठीक है, तो उसमें टेंशन मत लेना आप लोग। कौन से ट्रीटीज साइन करते हैं ये लोग साइन करते हैं कौन सी ट्रीटी, दिस वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। सबसे पहला लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको LTBT ट्रीटी भी बोला जाता है ना। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करते हैं लोग। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करते हैं और द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये 10 साल के अंदर 3 ट्रीटीज क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों निगोशिएशन में आ गए और दोनों के दोनों चाहते हैं कि लड़ाई ना हो।
है ना। और यहाँ पर हम लोगों को लॉजिक ऑफ डेटरेंस या लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। आगे देखिए क्या बता रहा है, देयर आफ्टर द सुपर पावर्स हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एंड साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट देयर आर्म्स। ठीक है, अब ये 10 साल में 3 ट्रीटीज हो गई, इसके बाद तो ये लोग ट्रीटीज पे ट्रीटीज करते जाएंगे, है ना। ये लोग ट्रीटीज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ है क्या हमारे पास। द कोल्ड वॉर की टाइमलाइन है, टाइमलाइन देख लेते थोड़ी थोड़ी सी हम लोग, है ना। क्या हुआ है कोल्ड वॉर में। 1947 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। तो 1947 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है हैरी ट्रूमैन, तो ये क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई कम्युनिज्म को रोकने की जरूरत है। ठीक है, ये देखो आप लोगों को दिख रहे होंगे हेनरी ट्रूमैन। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। 1947 से 52 मार्शल प्लान आता है, यूएस एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। 1947 से 1952 के बीच में मार्शल प्लान आता है। मार्शल प्लान क्या है, जो यूरोप था, यूरोप उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई होकर रही थी, लड़ाई हो रही थी मेनली यूरोप में, है कि ना। एक्सिस पावर्स, अलाइड पावर्स दोनों यूरोपियन कंट्रीज थी ज़्यादातर। ठीक है, यूएसएसआर वगैरह को छोड़ दो, तो अलाइड पावर्स जो थी, मतलब यूरोप जो था, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। इकोनॉमी डाउन, यूरोप की कंडीशन खराब। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन चाह रहा था यूरोप, तो मार्शल प्लान में ये बोला गया था, मार्शल प्लान में बोला गया था कि यूएसए हेल्प करेगा यूरोप की दोबारा से यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो 1947 से लेकर 52 तक यही चला। ठीक है, और यूएसए हेल्प किसकी करेगा, वेस्टर्न यूरोप की हेल्प करेगा, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो उसके अलायंस का पार्ट है। आगे देखिए क्या बता रहा है ये। 1948-49 बर्लिन ब्लॉकेड बाय द सोवियत यूनियन एंड द एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाईज टू द सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएस एंड इट्स अलाइज। बर्लिन जो है उसको ब्लॉक कर दिया था किसने, सोवियत यूनियन ने 1948-49 में। ठीक है, और बर्लिन आप लोगों को पता है कहाँ पर है, ये देखिए दुनिया है, यूरोप है, यूरोप के बीच में हम लोग बना देते हैं क्या, जर्मनी। जर्मनी के ईस्ट जर्मनी किसका सपोर्टर है, ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी इज द सपोर्टर ऑफ यूएसएसआर, और ईस्ट जर्मनी में ही पड़ता है क्या, बर्लिन। लेकिन सीन क्या था, बर्लिन जो है आधा बर्लिन यूएसएसआर का सपोर्टर, आधा बर्लिन यूएसए का सपोर्टर। अब क्या होता है, ये जो यूएसएसआर है इसको ये पसंद नहीं आ रहा कि भैया मेरे वाले इलाके में, यानी कि ईस्ट बर्लिन में जो जर्मनी की कैपिटल सिटी है जिसका नाम है बर्लिन। ठीक है, ईस्ट जर्मनी में जो बर्लिन पड़ता है उसका आधा हिस्सा यूएसए का सपोर्टर है। ये इसको पसंद नहीं आ रहा, तो ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ईस्ट बर्लिन को। ठीक है, फिर यूएसए क्या करता है, सपोर्ट में आता है और प्लेन्स वगैरह आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर लोगों को सप्लाईज वगैरह देते हैं। ठीक है, सप्लाईज का मतलब क्या, खाना पीना, मेडिकल सपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो कब होता है, वो 1948-49 में हो रहा है। ठीक है, आता है पेपर में, क्वेश्चन अच्छा है। 1950-53 वाला कोरियन वॉर तो हम लोगों ने देख ही लिया। 1954 में क्या हो रहा है, डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय द वियतनामीज एट डैन बैन फू, साइनिंग द जेनेवा अकॉर्ड्स, डिवीजन ऑफ वियतनाम अलोंग द 17th पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 1954 में वियतनाम और फ्रेंच वालों की क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, और डियन बैन फू में वियतनाम वाले जो है वो फ्रेंच को हरा देंगे। ठीक है, कहाँ पर हरा देंगे, अलोंग द 17th पैरेलल। 17th कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ठीक है, तो 17th पैरेलल पे क्या हो जाएगा, वियतनाम वाले जो है वो फ्रेंच को हरा देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जेनेवा अकॉर्ड जो है वो साइन होगा, जेनेवा अकॉर्ड। ठीक है, जेनेवा कहाँ पर है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीटो, तो सीटो कब बनता है हम लोग सबको पता है, 1954 में सीटो बनता है, तो ये भी याद रखना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है सीटो। ठीक है, 1954 में सीटो बनता है। आगे आते हैं, ये देखिए ये बर्लिन ब्लॉकेड जब हुआ था, और ये जो यूएसए है वो क्या करेगा, ये देखो ये बर्लिन है ना, और यूएसए क्या करेगा इधर से, क्योंकि ये जो वेस्ट बर्लिन है ये तो किसके सपोर्ट में है, ये तो यूएसए के सपोर्ट में है ना, सॉरी वेस्ट जर्मनी जो है ये किसके सपोर्ट में, यूएसए के सपोर्ट में। तो ये इधर से ये लोग जाएंगे और क्या करेंगे, सप्लाईज वगैरह देंगे बर्लिन में। ठीक है, आगे आते हैं 1954 से 75 तक क्या हो रहा है, देखो 1954 से 75 तक अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम। अमेरिका क्या करेगा, इंटरवीन करेगा वियतनाम में। ठीक है, तो अमेरिका को जहाँ पे भी मौका मिलता है ये घुस जाता है वहाँ पर, और घुसने के बाद क्या करता है, वहाँ से रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करता है, अपना फ़ायदा देखता है बस। ठीक है, अमेरिका बिजनेसमैन है और बहुत खतरनाक बिजनेसमैन है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमेशा कोशिश करेगा पैसे कमाने की हर सिचुएशन में। ठीक है, आगे 1955 साइनिंग ऑफ द
बगदाद पैक्ट लेटर सेंटो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 1955 में बगदाद पैक्ट साइन होता है और सेंटो जो है वो 1955 में बनता है। इंपॉर्टेंट इसमें दोनों है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा सेंटो के बारे में आता है कि सेंटो कब बना था, तो 1955 में बना था। आगे आते हैं 1956 सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, ठीक है। तो 1956 में क्या होता है, सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो है वो क्या करता है, हंगरी के ऊपर अटैक करता है, हंगरी के ऊपर, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, 1956 में ही ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ये अटैक करता है किस पे, ब्रिटेन अटैक करता है इजिप्ट पे। जब ब्रिटेन इजिप्ट पे अटैक करता है, स्विस कैनल के चक्कर में अटैक करता है वैसे, ठीक है, ये हम लोग करेंगे अच्छे से। स्विस कैनल के चक्कर में क्या करता है, ब्रिटेन अटैक करता है इजिप्ट में, ठीक है। स्विस कैनल किसका पार्ट है, वैसे इजिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है। 30% ट्रेड होता है यहाँ पर पूरे दुनिया का, 30% ट्रेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है स्विस कैनल। और ब्रिटेन को क्या करना था, इसके ऊपर कब्जा करना था, तो ये 1956 में इसके ऊपर अटैक करता है। और इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया वाले पूरे दुनिया में हल्ला उठा देते हैं कि भाई ये जो ब्रिटेन कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर भी 1956 में ही क्या करता है, अटैक करता है किस पे, हंगरी पे। लेकिन इंडिया वाले अब शांत है, ठीक है। तो यूएसए वाले हमेशा क्या करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे इंडिया वालों पे, ठीक है, नैम पे, ठीक है, क्योंकि इंडिया नैम का भी मेंबर है, क्या कि इंडिया जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है किसकी तरफ, यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है ये, 1961 यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिक्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। तो 1961 में दो चीज़ें हो रही है, ठीक है। 1961 में सबसे पहली चीज़ क्या हो रहा है कि बे ऑफ पिक्स, क्यूबा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्यूबा के नीचे ना बे ऑफ पिक्स नाम के आइलैंड्स है, तो वहाँ पर यूएसए की आर्मी जाती है क्यूबा के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। और 1961 में ही क्या हो रही है, बर्लिन वॉल भी बन रही है। बर्लिन वॉल के बारे में बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग जब हम लोग एंड ऑफ बाइपोलरिटी वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल बन रही है। जो हम लोगों ने अभी बर्लिन देखा था ना, देखो इधर ये बर्लिन देखा था, ये जो नहीं है इसमें, चलो इधर दिखा देता हूँ। ये मान लो ये बर्लिन है, कैपिटल ऑफ जर्मनी है, ठीक है। बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दो। बर्लिन के आसपास या वेस्ट बर्लिन के आसपास चारों तरफ से एक दीवार बनाई गई थी 155 किलोमीटर्स की, 96 माइल्स की एक दीवार बनाई गई थी जिसको बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये बर्लिन वॉल कब बनाई गई थी, 1961, ठीक है। बर्लिन वॉल इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे आते 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया था, पता है हम लोगों को। 1965 अमेरिकन इंटरवेंशन इन द डोमिनिकन रिपब्लिक, तो अमेरिका क्या करता है, इंटरवीन करता है डोमिनिकन रिपब्लिक में। 1968 सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया, तो 1968 में यूएसएसआर क्या करता है, घुसता है किसमें, चेकोस्लोवाकिया में। क्यों, इन लोगों को क्या करना है, अपने मेंबर्स बढ़ाने, ठीक है। सामने वाले को बोल रहे हैं कि भैया मेरा मेंबर बन जा, नाटो का मेंबर बन जा, वॉर्सबैट का मेंबर बन जा, नहीं मान रहे, अटैक कर दिया, अपना मेंबर बना दिया, ठीक है, करते थे ये चीज़ ये लोग। आगे आते हैं, देखो इधर ये रहा बे ऑफ पिक्स, ठीक है। तो बे ऑफ पिक्स में क्या आता है, यूएसए की आर्मी वगैरह आती है उसके बारे में, और ये क्यूबा है, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक क्यूबा के पास में ही है, ठीक है। और यूएसएसआर क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। आगे देखो, ये जर्मनी के बारे में दिखा रखा है अपने को, ये वाला अपन ने पहले भी देखा है। 1972 यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स विजिट टू चाइना। 1972 में क्या हो रहा है, यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, ठीक है। 1978 से 89 तक क्या हो रहा है, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया। तो वियतनाम वाले लोग क्या करते हैं, या वियतनामीज गवर्नमेंट क्या करती है, वो इंटरवीन करती है कंबोडिया में। 1979 से 89, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है बहुत बार, ठीक है। इस बार भी सीयूईटी में आया था, ठीक है, बोर्ड्स में भी आता ही है, तो इसको याद रखना बोर्ड्स में, क्योंकि ये चैप्टर हट गया इस बार, तो हो सकता है कि ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1979 से 89 सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है, और इसी की वजह से एक तरीके से ये बोला जाता है इमीडिएट इफेक्ट यूएसएसआर के टूटने का यही रहा है ना, क्यों इसने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा और अफगानिस्तान में इतना पैसा खर्च हो गया कि इकोनॉमी उठ ही नहीं पाई इनकी, स्टैग्नेंट की स्टैग्नेंट रह गई, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना आप लोग। 1985 गोरबाचेव बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर, ये हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एंड ऑफ बाइपोलरिटी में। मिखाइल गोरबाचेव ये क्या बनते हैं, ये प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के, ठीक है, सोवियत यूनियन के। बिगिंस द रिफॉर्म प्रोसेस, और रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं किसको, पूरे के पूरे यूएसएसआर को, यूएसएसआर की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है, यूएसएसआर खुद ही टूट जाता है, ठीक है। 1989 फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। अब बर्लिन वॉल जो 1961 में हम लोगों ने बनाई थी वो टूटेगी कब, या उसको लोग तोड़ेंगे कब, तो उसको लोग तोड़ेंगे 1989 में। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इन ईस्टर्न यूरोप, और 1989 में क्या हो जाएगा, ये जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के साइड में
8 यूरोपियन कंट्रीज थी। ये जो 8 यूरोपियन कंट्रीज थी ये सारी की सारी क्या करने लग जाएगी, अब आज़ादी मांगने लग जाएगी यूएसएसआर से। 8 यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। कौन सी कंट्रीज थी, मोल्डोवा थी, ब्रुसेल्स थी, ठीक है, मतलब बेल्जियम थी, हंगरी थी, ठीक है, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, ठीक है, और कौन सा, एस्टोनिया, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज, आर्मेनिया, ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है ये आज़ादी मांगने लग जाती है 1989 से, ठीक है। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इन द ईस्टर्न यूरोप। 1990 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब बर्लिन वॉल टूट गई, जैसे ही बर्लिन वॉल टूट जाता है तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हो रही है, यानी कि अब वेस्ट बर्लिन ईस्ट बर्लिन नहीं है, या वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी में लोग डिवाइडेड नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तो जर्मन लोग हैं, हम तो एक ही लोग हैं, और ये लोग क्या करते हैं, यूनिफिकेशन होता है इनका, ठीक है। जर्मनी कहता है कि हम जर्मन लोग हैं, हम ईस्ट जर्मनी वाले या वेस्ट जर्मनी वाले नहीं है, और बर्लिन वॉल के टूटते ही यूनिफिकेशन हो जाता है किसका, जर्मनी का। और लास्ट में 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, और 1991 में यूएसएसआर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो लड़ाई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, इसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते थे, जो कि चल रहा था कब से कब तक, 1945 से लेकर 1991 तक। 1991 में यूएसएसआर खत्म, इसका मतलब 1991 में कोल्ड वॉर खत्म, और यूएसए बन जाएगा अकेला ऐसा सुपर पावर जो दुनिया पे अब वर्चुअली रूल करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यही तक रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए अब, ठीक है। सीयूईटी के लिए अपने पेड बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, और अब नया एक बैच आया है जिसका नाम है क्या नाम है, समर्थ बैच। समर्थ बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को, समर्थ बैच में आपको क्या करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। समर्थ बैच में आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जीटी के 3 सब्जेक्ट, यानी कि क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, और हाँ बस ये 4 सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा की पूरा सीयूटी के एग्ज़ाम तक चलने वाला बैच है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच में कितने रुपए का बैच है वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक बहुत बड़े लेवल का डिस्काउंट, और एक बहुत बड़े लेवल का डिस्काउंट क्या है, आप लोगों को एक कोड इस्तेमाल करना है, वो कोड है Y742। अगर ये Y742 का कोड आप लोग इस्तेमाल करोगे, ये मेरा अपना कोड है। कैसे याद रखना है इसको अपन याद रखेंगे, अड्डा 24/7 है, अड्डा 24/7 का उल्टा लिख दीजिए, 742 हो जाएगा। Y742 का कोड इस्तेमाल करिए आप लोग, और आप लोगों को मिल जाएगा लगभग 17 से लेकर 21% तक का भारी डिस्काउंट, ठीक है। ये चीज तो कैसे ले सकते हैं हम लोग बैच, पेड बैचेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है ना। यहाँ पर डाउट्स वगैरह हमारे सॉल्व नहीं होते, वहाँ पर हो जाते हैं, है ना। वहाँ पर हम लोग क्या सीयूटी के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बहुत स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाई करते हैं, है ना। एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, सिलेबस कई बार रिवीजन वगैरह करते हैं उसका। तो बहुत अच्छा बैच है ये, अगर आप लोग लेना चाहे तो आप लोग क्या करिए, आप लोग फटाफट से जाइए, कहाँ पर, अड्डा 24/7 यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग। जैसे अड्डा 24/7 लिखेंगे आप लोग तो ऐसे आपके पास एक वेबसाइट दिखाई देगी आप लोगों को, इसके ऊपर करिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जाइए आप लोग ऑल कोर्सेज़ में जैसे ही जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सीयूटी दिखाई देगा, इसके ऊपर करिए क्लिक। सीयूटी आर्ट्स और महापैक दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप लोग, है ना। दोनों में आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा। सीयूटी आर्ट्स में जा रहे हो मान लो, तो आर्ट्स के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा सीयूटी 2024 समर्थ आर्ट्स कंप्लीट बैच, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और याद रखना पॉलिटिकल साइंस में 100 परसेंटाइल के नीचे मैं बात करता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेड स्टूडेंट्स जो है और यूट्यूब स्टूडेंट जो है उनके 100 परसेंटाइल आए हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। इसमें जाइए आप लोग, जैसे इसमें जाएंगे, ठीक है, कुछ छुपाएंगे नहीं अपन। देखो इधर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10,499, यानी कि लगभग कितनी 10,500 रुपये। बाय नाउ के लिए बाय नाउ पे जाइए, यहाँ पर जाइए, ठीक है। ये देखो 15% का कोड भी दे रहा है, अगर इसको अप्लाई करना चाहते हो इसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये कम डिस्काउंट दे रहा है आप लोगों को, 1,574 रुपये का दे रहा है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाके लिखिए अपना कोड क्या,
Y742 Y742 डालिए, अप्लाई कर दीजिए। आप लोगों के 1,785 रुपये बच जाएंगे, यानी कि आप लोगों को ये वाला बैच 8,714 रुपये मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बैच है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी तरीके से डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह आप लोगों को मिलती है, हार्ड कॉपीज़ भी मिलती है, सॉफ्ट कॉपीज़ भी मिलती है, सब कुछ होता है। तो आप लोग इसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं लेना तो आप लोग क्या ले सकते हो, आप लोग जाइए कहाँ पर, देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी है कुछ, ठीक है, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट जीटी आप लोगों को कॉन्ट्स, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग महापैक के लिए भी जा सकते हो, सीयूईटी महापैक। सीयूईटी महापैक में आप लोग क्या करना है, आप लोग जैसे ही जाएंगे तो आर्ट्स का महापैक देखिए कहाँ पर है, ये रहा, सीयूईटी ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स महापैक, इसके ऊपर करिए क्लिक। महापैक का फ़ायदा क्या है वो समझिए अब। महापैक से पूरे साल में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे उन सब को आप लोग क्या कर सकते हो, उस सब में एनरोल हो सकते हो एक ही साथ, है ना। जितने भी बैच आएंगे उन सबका एक्सेस आप लोगों के पास होगा, उन सारे की सारी वीडियोस आप लोगों के पास होगी, सारे के सारे लाइव क्लासेस जो ऐप पर होती है वो भी आप लोग परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग 10,500 के रुपए के लिए जा ही रहे हो तो आप लोग क्या करिए, इसके लिए जाइए, ठीक है। कितने रुपए का है, 13,000 रुपये का है, डिस्काउंट मैं दूंगा आप लोगों को। बाय नाउ पे जाइए, देखिए आप लोगों को महंगा लग रहा होगा लेकिन महंगा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट पढ़ने के 1,000 रुपये लेता है ऑफलाइन में बंदा, ठीक है। कोई भी टीचर अगर ऑफलाइन में पढ़ाता है तो एक महीने के 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट के लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन कम से कम 10-12 सब्जेक्ट पढ़ा रहे और पूरे साल में आप लोगों को लग रहे सिर्फ और सिर्फ कितने, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग जैसा ठीक समझे। Y742 लिख दीजिए, Y742 को अप्लाई कर दीजिए, आप लोगों के 2,209 रुपये इसमें बच जाएंगे। 10,790 रुपये के आसपास आप लोगों को ये पूरा के पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज वाला जो ये वीडियो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं मोइन पठान आप सब लोगों के सामने ज़रूर आता रहूँगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।